अरुण सर गंगा घाट। और आज हम शाम को एज सच फिजिकली घाट पे नहीं रहेंगे, लेकिन हाँ एक क्लास आपको मिल जाएगा। ये क्लास आपके लिए प्रेजेंट रहेगा हमारे ऐप पे। ऐप पे आने के लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना होगा। प्ले स्टोर पर अरुण सर गंगा घाट आप टाइप करेंगे, आपको मिल जाएगा ऐप, जिसमें कि ये जो फोटो यहाँ दिख रहा है यही फोटो दिखेगा। बगल में जो ये फोटो है यही अरुण सर गंगा घाट का ट्रेडमार्क है। और आप ऐप से जुड़ जाइए। सबसे पहले जब ऐप में आप जुड़ेंगे तो आप या जो जुड़े हुए हैं, जो स्टूडेंट ऐप में हैं, वो कल आपका एक टेस्ट पेपर था और उस टेस्ट पेपर में करंट अफेयर्स के बारे में है, समसामयिकी, खासकर अवार्ड्स, इंटरनेशनल अवार्ड और इंडियन अवार्ड, इन दो के बारे में है। मेरा ये रहता है कि हम आपको हर दिन ऐसा टॉपिक पढ़ाए जहाँ से एक ने एक क्वेश्चन जो डायनेमिक फील्ड से जुड़ा हो, और डायनेमिक मतलब ऐसा जो कि करंट अफेयर से भी जुड़ा हो, और साथ ही साथ उसका जुड़ाव जो है वो सब्जेक्ट के साथ भी हो। ऐसे क्वेश्चंस का आपका लॉन्ग आंसर टाइप में तैयारी कराएं और लॉन्ग आंसर टाइप के बाद फिर इस पर नोट्स भी बनवाएं, और नोट्स बनवाने के बाद आपको कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी दें, ताकि एक इंटीग्रेटेड और होलिस्टिक प्रिपरेशन हो सके, समग्रता में तैयारी हो सके। तो कल जो हमने प्राइजेज, अवार्ड्स स्पोर्ट्स के फील्ड में, या नोबेल प्राइज या एबेल प्राइज जो इकोनॉमिक्स का है, या फिल्म फेस्टिवल्स में जो प्राइजेज दिए गए, ऑस्कर प्राइज या इंडियन प्राइज, पद्म विभूषण, पद्म भूषण इत्यादि, खेल रत्न अवार्ड, इन सबों के बारे में कल हमने आपको क्लास दिया था। और जिसका टेस्ट पेपर भी आपको मिला था ऐप में। ऐप में आप जाएंगे तो एक मिलेगा यूपीएससी, दूसरा होगा बीपीएससी, और तीसरा होगा आपको जो व्यूज ऑन न्यूज। जैसे कि हम ऐप खोलते हैं, करना कुछ नहीं है, लैपटॉप पे भी ऐप खोल सकते हैं, जैसे हम खोल रहे हैं। लैपटॉप पे खोलेंगे अरुण सर गंगा घाट, ठीक है, अरुण सर गंगा घाट ORG करके आएगा, नीचे में है यहाँ पर अरुण सर गंगा घाट के बारे में दिया हुआ है गूगल में। आपने जो परचेज किया होगा वहीं आएगा। परचेज में जब आप जाएंगे तो आप नीचे की ओर जब आएंगे इसमें, तो यहाँ पर आपको व्यूज है ना, व्यूज में जाएंगे तो आपको क्या मिल रहा है, इस टेबल पे मिल रहा है यूपीएससी सिविल सर्विसेज, बीपीएससी सिविल सर्विसेज, व्यूज ऑन न्यूज। व्यूज ऑन न्यूज में जब जाएंगे, और चौथा है आपका एनसीईआरटी। ये चार रखे गए हैं। ये यूपीएससी का बिल्कुल गाइडेंस बेस्ड कोर्स है, ये बीपीएससी का भी गाइडेंस बेस्ड कोर्स है। व्यूज ऑन न्यूज एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर दिन आपको हमारे साथ 4 घंटा देना है, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन ज़्यादा, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपको पीटी में आते हैं, और यहीं से आपको मैक्स 70% क्वेश्चन मेंस में आते हैं, और इंटरव्यू में तो यहीं से पूछे जाते हैं। NCERT is the foundation for the teachers or for competitive students, even for the students also of the class. ये NCERT का है। व्यूज एंड न्यूज में आप टेस्ट कहाँ मिलेगा, डेली का डायनेमिक, आज का जो कल का टेस्ट वो मिलेगा आपको, यहाँ पर लिखा हुआ डेली टेस्ट। डेली टेस्ट में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा डेली टेस्ट। जैसे कल का डेट था 5 तारीख, 5 तारीख का टेस्ट क्या था आपका, ये टेस्ट पेपर है। ये टेस्ट पेपर आपका आ गया, ये हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। हम ज़्यादातर स्टूडेंट को प्रमोट करते हैं कि प्लीज़ स्विच ओवर टू इंग्लिश मीडियम। जैसे दिया है कि आप नोबेल प्राइज के बारे में इंट्रोडक्शन दें, कल जो पढ़ाया गया वही है। और ये जब आप टेस्ट दे लेंगे, और 50 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के, और बाकी आपके मेंस के हैं। कुछ बच्चे टेस्ट दे भी रहे हैं, हमारे मेंटर सेंटर में आ जाते हैं और वो लोग टेस्ट देते भी हैं, यहाँ भी देते हैं। आप अपने घर में भी दे सकते हैं, ईमानदारी से दें। टेस्ट देने के बाद आपको मॉडल आंसर मिल जाएगा, थोड़ी देर बाद करीब 2 बजे के करीब में आपको मिल जाएगा, जो कल का टेस्ट पेपर है। कल से आज तक में जब भी आपकी पढ़ाई हो जाती है 20-25 पेज का,
तो आप टेस्ट दे सकते हैं, फिर मॉडल आंसर मिलेगा और आप अपना इवेल्युएशन कर सकते हैं कि हाउ डिड यू परफॉर्म इन द टेस्ट। यही मेथोडोलॉजी है। जैसे आज का जो टॉपिक है, ये भी आपको अभी जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, दैट विल गो ऑन दी वेबसाइट। वेबसाइट में वहीं चला जाएगा, आपका यहाँ पर है ये टेस्ट, आपका वेबसाइट पे आपको चला जाएगा। ये आपका यहाँ पर कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपका व्यूज और न्यूज में। व्यूज और न्यूज में आपका यहाँ पर सेकेंड वाला व्यूज और न्यूज एनसीईआरटी के ऊपर, और ये आपका यहाँ पर जाएगा। आज का कौन सा टॉपिक है, रिवर वाटर डिस्प्यूट, डेली टेस्ट, डेली न्यूज एनालिसिस, यहाँ पर पहुँच जाएगा, है ना, डेली न्यूज एनालिसिस में। और डेली न्यूज एनालिसिस में ये चला जाएगा आपका। इसके अलावा यहाँ भी मिलेगा न्यूज रिलेटेड टू इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी। फिर इसके आधार पर टेस्ट होगा, जो टेस्ट यहाँ भी मिलेगा और टेस्ट आपको डेली टेस्ट में भी मिलेगा, और फिर कल इसके आंसर मिल जाएंगे। यही तरीका है। चलिए आज का टॉपिक क्या है ये हम समझ लेते हैं। जो आज का टॉपिक है, आज 6 अगस्त गुरुवार, थर्सडे। आज हम लोग मेजर बात कर रहे हैं रिवर वाटर डिस्प्यूट पे, नदियों के ऊपर जो विवाद है। तो पहले तो हम बिहार के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, अपने बिहार, पहले तो अपने घर को जानना है, तो बिहार का देखेंगे। बिहार के विवाद अन्य राज्यों से भी हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, बंगाल से भी हो सकते हैं, नेपाल से भी हो सकता है। नहीं तो एक इंटरनेशनल विवाद नेपाल का हो गया, लेकिन हम देखेंगे बंगाल भी, झारखंड भी और अपना उत्तर प्रदेश भी। इन चारों राज्यों के साथ हमारी कौन कौन नदियां हैं जो इंटर स्टेट है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाती हैं, इसके बारे में देखेंगे। क्वेश्चन है जिसका आंसर लिखना है कल आपको, टेस्ट पेपर आपका है, टेस्ट डेली देना है। टेस्ट अगर आप डेली दीजिएगा पढ़ाई करके तो यकीन मानिए कि 8 महीना बाद डायनेमिक आप देते रहिएगा, आप 1-2 महीना में अपने में अंतर महसूस कर लीजिएगा। जो आप साल भर में नहीं कर पाए 2 महीना में हो जाएगा। क्या क्वेश्चन क्या रहेगा कल के टेस्ट में कि मेजर रिवर वाटर डिस्प्यूट भारत और नेपाल के बीच में क्या है, उसको ट्रेस कीजिए मैप पे, एक्सप्लेन कीजिए उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, प्रिंसिपल कंटेंशन, प्रेजेंट स्टेटस। दूसरा क्वेश्चन है क्या क्या झगड़े के कारण है भारत और चाइना के बीच में, उसको डिस्कस कीजिए। तवांग और गालवान वैली में क्या प्रॉब्लम है और क्या पोजीशन है, दूसरा क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन आपको भारत नेपाल के अलावा आपको बिहार के कॉन्टेक्स्ट में भी है। ये 3 क्वेश्चन, 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 3 टॉपिक आगे भी हमको देखना है। क्या देखना है, हम लोग भारत चाइना देख लिए, भारत नेपाल देख लिए, देख रहे हैं, देख लिए नहीं देख रहे हैं, और हम लोग उसके बाद देखेंगे भारत पाकिस्तान, भारत बर्मा देश, भारत बर्मा, भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका। इन सबों के साथ हम नदी और प्राकृतिक चीज़ों का बंटवारा और कंटेंशियस इशू पर हम बात करेंगे। क्लियर है, ये डायनेमिक एस्पेक्ट है। जो इतने से आपको 1 या 2 प्रश्न आपको आ जाएंगे। तो आज का टॉपिक रिस्ट्रिक्ट करते हैं भारत नेपाल और भारत चाइना में। कीवर्ड दिया हुआ है, जो आपको जो पेज में गंगा घाट के सीढ़ियों पर देता हूँ, कीवर्ड ही होता है। कुछ लोग पूछते हैं सर कीवर्ड को क्या करना है, तो कीवर्ड वो चीज है जो आप जिसका समावेश आपके आंसर में होना ही चाहिए। हालांकि हम मॉडल आंसर लिख के दे रहे हैं आपको, लेकिन मेरी तरीके से लिखा हुआ है, आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन एक कीवर्ड का ध्यान रहे, कोई कीवर्ड छूटना नहीं चाहिए आपके आंसर में। एक सिस्टम में कीवर्ड को लेके चलिए। सिस्टम में अगर कीवर्ड को लेके चलेंगे और आंसर में नहीं छूटेगा तो करीब करीब जितना नंबर मुझे आ रहा है उतना ही नंबर आपको भी आएगा। यही है, यही तरीका है अपने आप को जांचने का। मेरा जो स्टैटिक पेपर है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह, वहां भी कीवर्ड है हर आंसर के साथ। एक बात कीवर्ड के साथ, एक बार अगर आपने आंसर लिख लिया तो
तो उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कीजिएगा तो लगता है कि आप 90% से कम नंबर नहीं लाएंगे। यही तरीका है तैयारी का। चलिए हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ते हैं। यहाँ पर हिंदी में भी दिया हुआ है कि भारत और नेपाल के बीच में प्रमुख नदी जल विवाद कौन कौन से हैं। मानचित्र बनाना है, चिन्हित करना है, उनका इतिहास, उनका विवादित बिंदु, उनकी स्थिति और भारत का पक्ष स्पष्ट करना है। भारत और चीन के बीच में भी दूसरा प्रश्न है, कौन कौन मुद्दे हैं, विस्तार से वर्णन कीजिए। ये तो करीब 1000 वर्ड में जाएगा। तवांग और गलवान घाटी में क्या समस्याएं थी, उनकी वर्तमान स्थिति क्या है। आज यही 2 प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। तो स्वाभाविक बात है, हमें इंडिया का मैप बनाना है। 6ठा क्लास वगैरह में हम लोग मैप का बहुत प्रैक्टिस कर लिए होंगे, नहीं किए फिर से कर लीजिए। इनमें क्या है कि नॉर्थ बिहार की सभी नदियों को जरूर बनाना है, सभी नदियों के तंत्र को बनाना है, ऑल द रिवर सिस्टम को बनाना है। पंजाब का हमें बनाना है, इंडस से लेके हमको झेलम, रावी, चनाब, सतलज सबको बनाना है और ब्यास। इसके अलावा हमें काबुल रिवर भी देख लेना है। फिर हम इधर गंगा के रीजन में पूरे नदियों को देखना है, कौन कौन नदियाँ साउथ से आके मिल रही हैं, सोन नदी कैसे मिल रही है, कहाँ से निकल रही है, किन नदियों का क्या उद्गम है। नर्मदा ताप्ती छोड़ देना है अभी, फिर आना है ब्रह्मपुत्रा में और बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली अन्य नदियाँ जैसे स्वर्ण रेखा, कोयल, कारो इत्यादि नदियों के बारे में भी आपको बनाना है। मतलब नॉर्थ की सभी नदियों को बना लीजिए मैप। पहले मैप बना लीजिए, फिर आपको बॉर्डर का चिन्ह बनाना है। भारत नेपाल के बीच बॉर्डर कौन कौन से स्टेट से होते हुए आता है, कहाँ ट्राइलैटरल जंक्शन है, कहाँ चाइना, नेपाल और भारत मिलता है, सिक्किम के पास कैसे मिलता है, और कॉन्टेंशियस इशू कहाँ है चाइना के साथ, नेपाल के साथ। ये आपको पूरे जितने भी भंसार यानी टैक्स कलेक्शन सेंटर है नेपाल का, वो सबको लिखना है। जो सुदूर पश्चिम में पिथौरागढ़ से लेके और आपको सिक्किम बॉर्डर तक का लिखना है। क्लियर है ना। ये आपको भारत नेपाल और भारत चीन, ये 2 आज हमारा मुख्य बिंदु है। पढ़ते हैं हम लोग। जो मॉडल आंसर है लिखते हैं, भारत एंड नेपाल डू नॉट हैव वन फॉर्मली एडजुडिकेटेड रिवर वाटर डिस्प्यूट कंपेयर टू इंडस डिस्प्यूट और एन इंडिया इंटर स्टेट ट्रिब्यूनल केस। कि भारत नेपाल के बीच में ऐसा बहुत बड़ा कोई मुद्दा नहीं है जैसा मुद्दा आपको भारत पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी में है। जैसे इंडस में, या जैसे कि अन्य स्टेट के साथ भी, एक दूसरे स्टेट के साथ भी लड़ाइयाँ हैं, जैसे कावेरी का है। तो वैसा नहीं है मतलब भारत और नेपाल के बीच में। लेकिन आपको मैप तो बनाना ही पड़ेगा। अब कोसी का मैप बनाना पड़ेगा, अधवारा समूह बागमती का मैप बनाना पड़ेगा। तो ये मैप बनाने पड़ेंगे, घाघरा का मैप बनाना पड़ेगा। इंडिया और नेपाल डू नॉट हैव वन फॉर्मली एडजुडिकेटेड रिवर वाटर डिस्प्यूट, लेकिन डिसएग्रीमेंट है भारत नेपाल के बीच में। वो क्या है? ओल्ड प्रोजेक्ट है, पुराने प्रोजेक्ट है, और ट्रीटी जो है पुराने हो गए। वाटर के राइट्स के ऊपर में बात हो रहा है। इरिगेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में बात होगा। फ्लड कंट्रोल, कोशी में एकाएक नेपाल पानी छोड़ देता है। लाल बकैया नदी है बागमती का, वहाँ पर भी यही प्रॉब्लम है। एम्बैंकमेंट का मेंटेनेंस, अब भारत ने कोशी के दोनों किनारे घेर दिया है, नेपाल में चला गया कोशियारा आगे तक। तो उसका इशू हो जाता है कि कैसे एम्बैंकमेंट को मेंटेन करे, और बार्गेनिंग पावर बराबर नहीं है। नेपाल अपने आप को बोलता है कि हमें आप दबा देते हैं। तो 3 मेनली कॉन्टेस्टेड रिवर वाटर सिस्टम है जिन पर थोड़ा बहुत बातचीत होती रहती है, लड़ाइयाँ होती रहती हैं। एक है महाकाली, शारदा। देख लीजिएगा, यूपी का मैप बनाना पड़ेगा। मैप वर्क मैं यहाँ नहीं बनाया हूँ, यू हैव टू डू इट, क्योंकि मैप देखने से काम नहीं चलता है, इसीलिए मैं मैप बनाता नहीं हूँ। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि यू हैव टू ड्रॉ मैप। महाकाली, शारदा, ये नदी कहाँ है? पंचेश्वर, टनकपुर,
और इंटरप्रिटेशन ऑफ इक्वल वाटर राइट्स की बात है। पंचेश्वर और टनकपुर, प्लीज मार्क। कहाँ मार्क करेंगे आप? उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, यूपी, और वहाँ पर आपको जो है ये मिल जाएगा आपको पंचेश्वर, टनकपुर वगैरह के बारे में। यूपी की बात हो गई। दूसरा आपका सीधे पूरब में आइए, कोशी, सप्तकोशी। कोशी की 7 धाराएं हैं जो सहरसा, सुपौल, इन एरिया के बीच में है ना। तो यहाँ पर आपको फ्लड, एम्बैंकमेंट, ट्रीटी कंट्रोल, हाई डैम, इसकी एम्बैंकमेंट की बात होती है। और तीसरा जो है मिडिल बिहार में, नहीं, जो गंडकी नारायणी, गंडकी जो कि काठमांडू के बगल से निकलेगा, तो मैप बनाना होगा, और हाजीपुर इसके बगल में सोनपुर से होते हुए गंगा में मिल जाएगा। इसमें इरिगेशन की बात होगी, पानी के जमाव की बात होगी, नेपाल के मेंटेनेंस की बात होगी। 3 हेडिंग में आपको डिस्कस करना होगा, महाकाली, शारदा, कोशी, सप्तकोशी, गंडक, नारायणी। On a map, draw Nepal as a long east-west country between the Himalaya and the Gangetic Plain। आपको नेपाल का मैप तो बनाना ही पड़ेगा। नेपाल को एक देखना होगा कि नदियां कैसे जाती हैं। रिवर महाकाली, शारदा, उत्तराखंड, पंचेश्वर, वाटर इंटाइटलमेंट एंड बेनिफिट। दूसरा नदी है कर्नाली, इसके बगल में ही एक घाघरा है। इंडिया में जाके कर्नाली आके क्या बन जाता है? इंडिया में घाघरा। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि घाघरा नदी नेपाल में कौन सी नदी है? कर्नाली। उत्तर प्रदेश अब बाद में छपरा के पास जुड़ जाती है गंगा में। इसमें हाइड्रो पावर की बात होगी। एक वेस्ट राप्ती नदी है, ये उत्तर प्रदेश में, तो ये फ्लड का इशू है। नारायणी, जिसको कि इंडिया में गंडक कहते हैं, है ना। देखना होगा कि ये नारायणी या गंडक नदी कहाँ से निकलती है। तो वाल्मीकि नगर से होते हुए आती है और सोनपुर, हाजीपुर के पास मिल जाती है। बागमती, लाल बकैया नदी शिवहर के पास से निकलते हुए आती है, सीतामढ़ी और बिहार डिस्ट्रिक्ट के पास पहुंच जाती है। कमला बलान दरभंगा के पास है, तो मधुबनी, दरभंगा। सप्तकोशी सहरसा, और मेची नदी, मेची नदी कोशी अगल बगल में है। महानंदा बोलते हैं, बिहार और वेस्ट बंगाल के बीच में। जो मालदा है बिहार बंगाल का, मालदा वेस्ट दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट, वो जो ऊपर की ओर जाता है न्यू जलपाईगुड़ी के बगल में, वहां पर। तो मैप का सीक्वेंस अगर आप नहीं बनाइएगा तो आई कांट हेल्प यू। क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आपका काम एग्जाम लिखना है, और मेरा काम है आपको एग्जाम लिखने के लिए मोटिवेट करके एग्जाम लिखवा लेना। अगर आप एग्जाम लिखना नहीं चाहते हैं और आप चाहते पढ़ के निकालना, तो आपकी मर्जी है। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस बोलता है आपके लिए निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल। करीब करीब 9 के बराबर चांस है। आप जिद्दी हैं तो जिद कर सकते हैं, 1-2 साल फेल होकर देख सकते हैं, या हो सकता है भगवान करे आप निकल जाए, मेरा आशीर्वाद आपको रहेगा। लेकिन ये मुश्किल काम करेंगे आप प्रत्येक दिन एग्जाम लिखिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगा। पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, आज नहीं पढ़े, आज मन ही नहीं किया, आज ये दिक्कत हो गई, वो प्रॉब्लम खत्म है। क्योंकि आपको पता है कल हमको एग्जाम लिखना है। फूफा जी भी आएंगे तो बोलिएगा कि मेरा कल एग्जाम है, फूफा जी बोलेंगे ठीक है बेटा एग्जाम लिखो। वो कभी आपकी परेशानी नहीं होगी। आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो, आप बोलिएगा मेरा कल तो एग्जाम है, 12 बजे हमको डेली एग्जाम लिखना होता है। लोग आपको परेशान नहीं करेंगे। तो ये चीज आपको ही करनी है, ये और कोई नहीं करेगा। तो आप एग्जाम में क्या आपको लिखना होगा, अगर ये नहीं कीजिएगा तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। महाकाली, कर्नाली, राप्ती, गंडक, बागमती, कमला, कोशी, मेची, इन नदियों का मैप बनाना पड़ेगा। अगर ये मैप आपके एग्जाम में नहीं बना है तो आपका नंबर नहीं आएगा। और इनमें जो मुख्य नदियां हैं जो बिहार के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है, गंडक है, बागमती है, कमला बलान है और कोशी है। महाकाली और शारदा ये जो आपका उत्तर प्रदेश में है, हिमालय रीजन से निकलता है
और नेपाल के पास वेस्टर्न बाउंड्री जरूर बनाता है इंडिया और नेपाल के बीच में। नेपाल में इसको हमेशा बोला जाता है सुदूर पश्चिम। क्या बोलते हैं इसको? सुदूर पश्चिम, डिस्टेंट वेस्ट। 1920 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में ही शारदा एग्रीमेंट हुआ था और नेपाल ट्रांसफर्ड द लैंड रिक्वायर्ड फॉर शारदा बराज। नेपाल ने कुछ लैंड जो काला पानी वगैरह जगह है पिथौरागढ़ के पास, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है काला पानी। अगर आप ये सब काम नहीं करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन अगर जाए तो फिर बाद में बोलिएगा नहीं कि मेरा क्वेश्चन जो है क्यों चला गया। तो नेपाल ट्रांसफर्ड द लैंड रिक्वायर्ड फॉर शारदा बराज एंड रिसीव्ड लैंड वाटर एंड अदर कंसिडरेशन रिटर्न। नेपाल को कुछ जगह दिया, शारदा डैम बना और उसके बदले में नेपाल के खेतों को इरिगेशन के लिए हमने पानी दिया, पीने को पानी दिया। और उसके बाद एक अंडरस्टैंडिंग है टनकपुर, एक एग्रीमेंट नहीं हुआ, एक अंडरस्टैंडिंग है कि नेपाल परमिटेड इंडिया टू यूज ए स्मॉल एरियाज ऑफ नेपाली टेरिटरी ऑफ फॉर ए फ्लक्स बंड कनेक्टेड विद द टनकपुर बराज। टनकपुर बराज मैप बनाइएगा, वहां पर नेपाल ने एक छोटा सा एरिया दिया इंडिया को। In Nepal, the arrangement became controversial because it was initially presented as an understanding rather than a treaty, और इसमें पार्लियामेंट का रेटिफिकेशन नहीं हुआ टनकपुर में। ये एक इंटरेस्टिंग बात है और जिस कारण लेकर इंडिया गवर्नमेंट डिस्प्यूट क्रिएट करती है। एक महाकाली नदी है जो कि इसी के पास है, इसमें तीनों को जोड़ दिया, शारदा को, टनकपुर को और पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। महाकाली ट्रीटी 1996 में हुआ। महाकाली को एक बाउंड्री रिवर हमने माना, एक मेजर स्ट्रेच, और बताया कि यही नदी जो है एक बाउंड्री है एंड डिक्लेयर दैट बोथ कंट्रीज हैव इक्वल एंटाइटलमेंट ऑफ इट्स वाटर। ये तीनों, शारदा, टनकपुर और पंचेश्वर। पंचेश्वर वाज कंसीव्ड एज द ट्रीटी सेंटर पीस, पंचेश्वर को ही माना और हमने बोला कि हम लोग इससे हाइड्रो पावर बिजली बनाएंगे, इरिगेशन बनाएंगे, फ्लड करेंगे, फ्लड का मॉडरेशन की बात करेंगे और डाउन स्ट्रीम फ्लोज को हम रेगुलेट करेंगे। कंटेंशन कहाँ शुरू हो गया? यहाँ तक तो बड़ी अच्छी बातें चल रही हैं। नेपाल एम्फेसाइजेज इक्वल एंटाइटलमेंट शुड मीन इक्वल राइट ओवर द महाकाली टोटल फ्लो, कि जितना पानी आ रहा महाकाली में हम दोनों में बराबर बंटना चाहिए। इंडिया बोलता है कि इंडिया आर्ग्यूज दैट इक्वलिटी मस्ट बी रीड अलोंग द ट्रीटी प्रोटेक्शन एंड एग्जिस्टिंग कंजम्पटिव यूजेज। हो सकता है कि हमारे एरिया में पानी की ज़्यादा ज़रूरत हो और आप पानी को गर्मी के टाइम में आप रोक लो, अब बरसात के टाइम में छोड़ दो, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, इससे हमारे एरिया में फ्लड आ जाएगा। इक्वल एंटाइटलमेंट कैसे हो सकता है? जब जरूरत हो, डाउन स्ट्रीम में हम हैं, हमें उस गर्मी में भी पानी चाहिए, हमें बरसात में भी जो है सो आप थोड़ा सा छोड़ो मत, एक फ्लो मेंटेन करो। तो इक्वल डिवीजन ऑफ एवरी यूनिटी ऑफ वाटर, यहीं पर प्रॉब्लम था क्योंकि हम डाउन स्ट्रीम में हैं। स्टोरेज डैम है, नेपाल वुड रेगुलेट वाटर and improve irrigation and flood protection downstream. Nepal position is that the 3 additional irrigation and flood control benefit must be assigned an economic value. India should consequently bear a proportionately higher part of the project cost. और इंडिया क्या करना है? इंडिया को ज़्यादा कॉस्ट देना है। इंडिया प्रिंसिपल एक्सेप्ट कर रहा है कि ठीक है हमें करेंगे, लेकिन अभी भी है कि एडिशनल बेनिफिट क्या मिलेगा, इरिगेशन का क्या सिस्टम है, इरिगेशन बेनिफिट शुड बी मोनेटाइज्ड, कैसे आप पानी छोड़ोगे। ये आपका कॉस्ट शेयरिंग फार्मूला की बात कर रहे हैं कि भाई कौन सा कॉस्ट कितना शेयर करेंगे। पावर जनरेशन एंड प्राइसिंग, इंडिया बोलता है कि नेपाल को हम किस रेट में बिजली बेचेंगे, क्योंकि बिजली का प्रोजेक्ट तो हम ही लगाएंगे। तो 6480 मेगावाट का बिजली का प्रोजेक्ट है, ये फिगर याद रखिएगा। कितना का है? 6480, मतलब कि एनटीपीसी का एक यूनिट जो होता है उसके बराबर। ऑलरेडी फाइनल कैपेसिटी डिपेंड करता है डीपीआर पे, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो होगा उसी के आधार पर फाइनल कैपेसिटी होगा। हमारे बीच में कुछ डिफरेंस यहाँ भी है कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितना होगा, डिजाइन क्या होगा, ये सब हमारे बीच का कॉन्टेंशियस इश्यूज बन जाते हैं। इन्वायरमेंट का कंसर्न है,
लोगों को बचाने का कंसर्न है, रिहैबिलिटेशन। तो ये पंचेश्वर डेवलपमेंट अथॉरिटी अभी 2014 में प्रेजेंट सरकार के टाइम में आया है। ये एक वैपकॉश है जो कंसल्टेटिव गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, एक मतलब मिनी रत्ना है, वाटर रिसोर्स का पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज कहते हैं इसको। इसने डीपीआर बनाया 2016 में, और ये जो है इसमें बातें किया कि भाई प्रोजेक्ट पैरामीटर कॉस्ट शेयरिंग क्या होगा, डीपीआर बन गया है। तो ये आपने देखा पंचेश्वर के बारे में और महाकाली नदी के बारे में। अभी हम आते हैं बिहार का कॉन्टेंशियस इश्यू, जो बिहार के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर है। उत्तर प्रदेश का था, ये बिहार का कोशी सप्तकोशी डिस्प्यूट। 7 नदियां निकल रही हैं हिमालय से, और 7 मिलके क्या बन रहा है, कोशी। ये भीमनगर हनुमान नगर जहाँ के कोशी बराज है, सुपौल के पास, वहाँ की बात हो रही है, जहाँ की सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया और इसके बगल का। और कोशी आता है और कहाँ पर जुड़ जाता है इंडिया में, गंगा से कुर्शाला में। भीमनगर, बीरपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, उधर इससे आपका आ गया कुर्शाला में। कोशी 1954 कोशी वाज ए शोर ऑफ बिहार। कोशी बराज हमने बनाया, इसके दोनों साइड में, ईस्ट साइड में और वेस्ट साइड में बांध बनाया, एम्बैंकमेंट बनाया, कनाल निकाला, फ्लड निकाला, और उसके साथ साथ कुछ बिजली का भी हमने बनाया। 1966 में हम लोगों ने कोशी के बराज के ऊपर में फिर से हम लोगों ने रिवाइज किया एग्रीमेंट्स को, लैंड एग्रीमेंट्स को और वाटर यूज राइट्स को। यहाँ पर मेनी इन नेपाल आर्ग्यू दैट ओरिजिनल ट्रीटी gave India excessive authority over Nepalese land and projected operations, कि हम नेपाल के एरिया में कुछ ज़्यादा ही अंदर गए हुए हैं। कोशी प्रोजेक्ट जो है नेपाल और भारत का संयुक्त टाइप का है, और हमने नेपाल के मदद से बनाया था, मतलब मदद इन द सेंस कि कॉन्सेंट लिया था, फिनांस हमने किया था, अब बेनिफिट दोनों कंट्री को देने की बात किया था। लेकिन अभी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट की बात करें, नेपाल बोल रहा है कि आप जो है लैंड मेरा लिए, हमारे एरिया में बाढ़ आ जाता है, हमारे लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ा, हमारे एरिया में पानी जमा हो जाता है, हमारे एरिया में ड्रेनेज की समस्या है, हमको कंपनसेशन नहीं मिला, हमको कुछ और बेनिफिट दीजिए, हमको बिजली ज़्यादा दीजिए, नेपाल मांग रहा है। स्वाभाविक है, बोन ऑफ कंटेंशन, आपस में कंटेंशन तो होगा। तो इंडिया बोलता है कि बराज, कनाल्स, रोड, फ्लड प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर और अदर बेनिफिट्स क्रिएटेड इन नेपाल, लेकिन पूंजी तो पूरी मैंने लगाई है, तो इसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस भी हम करते हैं। प्रॉब्लम आया 2008 में, अगस्त 2008 में कोशी के एम्बैंकमेंट जो ईस्टर्न साइड का था, इसमें छेद हो गया, और कुशहा नेपाल में वहां पर जाके छेद बड़ा हो गया, और रिवर जो है कि अपना पुराना चैनल को छोड़ दिया, और बिहार में काफ़ी फ्लड हो गया, और इसके कारण आपस के संबंध बिहार और नेपाल के, भारत और नेपाल के खराब हो गए। नेपाली वॉइसेज ब्लेम किया कि भाई आपने एम्बैंकमेंट की पॉलिसी गलत बनाई है। इंडिया पॉइंटेड टू कि भाई डिफिकल्टी इन टाइमली एक्सेस, कि आप हमको जाने में प्रॉब्लम होता आपके एरिया में, क्योंकि आपका देश है, आप रोक देते हो, लोकल लोग ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं। और रिवर जो है एक अलग तरीके का रिवर है, सप्तकोशी। तो ज्वाइंट इंस्पेक्शन मेंटेनेंस की बात इंडिया करता है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कोशी में, वो सेडिमेंटेशन। एक क्वेश्चन आता है बीपीएससी में और पीटी में भी आने की उम्मीद है, कोशी शोर ऑफ बिहार, इस पर आपको लिखने का आया भी है। तो एम्बैंकमेंट जो है कोशी पर ही है। सेडिमेंट बहुत आते हैं नेपाल में, जो सेडिमेंट आते हैं वो नदी के जो तल है उसको ऊंचा कर देता है, ऊंचा कर देता है तो बाढ़ की समस्या आ जाती है। रिवर जो है, रिवर का बेड ऊंचा हो जाता है, राइजेज दी रिवर बेड, प्रेशर आ जाता है एम्बैंकमेंट पे, ब्रिचेज आर मोर डिस्ट्रक्टिव। सप्तकोशी में हाई डैम की बात हो रही है कि प्रपोज्ड सप्तकोशी हाई डैम एट बराह क्षेत्र एंड शून्य कोशी भी एक है,
स्टोरेज कम डाइवर्शन स्कीम वॉज इंटेंडेड टू प्रोवाइड कि आप कोशी का जो अरुण कोशी है, शून्य कोशी है, ऐसे कोशी की धाराएं जो है उसमें जो है हम चाहते हैं कि अलग से भी काम करें। नेपाल का कंसर्न जरूरी है क्योंकि नेपाल में फिर वही प्रॉब्लम पॉपुलेशन है, उसको डिस्प्लेस करना होगा। तो कोशी बराज का जो पोजीशन है इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर एक डिटेलिंग समझ लिया है। अब हम आते हैं थर्ड जो बीच का है, जो मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, छपरा वगैरह एरिया को प्रभावित करता है। गंडक नारायणी डिस्प्यूट, फिर वही मैप बनाना होगा कि लाल बकैया नदी कहाँ पर है, कहाँ से आता है, गंडक कहाँ से है, अधवारा समूह कौन से हैं, और फिर हम लोग बीच में आएंगे कमला बलान पे। नारायणी नदी है जो कि सेंट्रल नेपाल से गुजरता है और ये वाल्मीकि नगर बराज के पास जाता है और उसको गंडक कहते हैं। पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, ईस्ट चंपारण एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट को वहाँ से वाल्मीकि नगर बराज से इफेक्ट करता है। भैंसा लोटन नाम है इसका। क्या नाम है? भैंसा लोटन। गंडक इरिगेशन एंड पावर प्रोजेक्ट 1959 में था, बाद में 64 में चेंज किया। बराज जो है भारत नेपाल बॉर्डर पर बनाया गया। कनाल सिस्टम बनाए गए, पानी का सप्लाई चेन ताकि इरिगेशन हो सके, हाइड्रो पावर भी बनाया गया। 1964 अमेंडमेंट रिमूव्ड और मॉडिफाइड प्रोविजन दैट नेपाल बिलीव्ड अननेसेसरी रिस्ट्रिक्टेड फ्यूचर यूज ऑफ गंडक रिवर। 1964 का अमेंडमेंट जो है रिमूव्ड और मॉडिफाइड प्रोविजन कि नेपाल का जो बिलीफ था कि इसका अननेसेसरी यूज गंडक वाटर का करते हैं। नेपाल का ग्रीवांसेस था कि भारत जो है से ज़्यादा डिस्प्रोपोर्शनेटली पानी का इस्तेमाल करता है। नेपाल का कनाल जो है वहाँ पर पानी नहीं दिया जा रहा है भैंसा लोटन डैम से। वहाँ पर उसके बगल में चितवन नेशनल पार्क है, जस्ट बगल में, देख लीजिएगा नेपाल का, ये भी मैप बनाना पड़ेगा। चितवन नेशनल पार्क नेपाल का है और हमारा वाल्मीकि नगर है। कनाल में सिल्टेशन है। इंडिया का पोजीशन यहाँ भी है। मेन वर्क आपको मैप वर्क है। बॉर्डर इनंडेशन, बॉर्डर पे काफ़ी बाढ़ आ जाती है, हाईवेज को प्रॉब्लम करता है, ये एक इशू यहाँ पर रह जाता है। फिर आपको इसमें इम्पोर्टेंट रिवर कौन कौन सा है उस बीच में ये देख लीजिएगा। बागमती, कमला, लाल बकैया, वेस्ट राप्ती, खांडो, बनगंगा, ये सब नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ इंपॉर्टेंट नदियाँ हो जाती हैं। कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ देता है। इंडिया का ओवरऑल स्टैंड क्या है वो आप देख लीजिए, नेपाली क्या बोलता है, लास्ट में कंक्लूजन। ठीक है, आई फील दैट ये आपका पॉइंट जो है भारत और नेपाल के बीच का, ये मैक्सिमम पॉइंट आपके कवर हो जाते हैं। आप इसको मैप वर्क के साथ जोड़ के लिखने का प्रैक्टिस करेंगे तब। अभी हम लोग इंडिया और चाइना बॉर्डर के बीच में, जो चाइना के बीच में जो कंटेंशियस इशू है उसके लेकर हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो इंडिया एंड चाइना बाउंड्री इज नॉट म्यूचुअली डिलिनिएटेड एंड डिमार्केटेड इंटरनेशनल बाउंड्री। ये आपस का सलाह करके बाउंड्री हमने नहीं बनाया है। उस समय चाइना का पोजीशन अच्छा नहीं था, प्री इंडिपेंडेंस में ब्रिटेन थे यहाँ पर, और तिब्बत एक अलग तरीके से चलता था। चाइना का पोजीशन कमजोर था। उनका मानना है कि ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिश इंडिया ने हमारे बाउंड्री के अंदर में ट्रांसग्रेस कर लिया। तो यही क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर कंटेंशियस बॉर्डर इशू बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इसको डिटेल में बताइए। तवांग में और गलवान वैली में क्या प्रॉब्लम है और आज क्या पोजीशन है, यही हम लोग डिस्कस करें, यही क्वेश्चन है हमारा। स्वाभाविक है इसमें वाटर डिस्प्यूट भी आएगा ब्रह्मपुत्रा का, थोड़ा सा डिटेलिंग वहां भी करेंगे। तो दोनों आर्मी ने आपस में ऑब्जर्व किया कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लेकिन मैप नहीं है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एक आर्मी का ऑपरेशन चला, पेट्रोलिंग होता है वहां पर, और एक साइड और दूसरा साइड दोनों एक दूसरे पर कभी कभी बोलते हैं कि आप मेरे एरिया में घुसा है, वो बोलता है मेरे एरिया में घुसा है। बाउंड्री करीब करीब 3500 किलोमीटर लंबा है, 3488 किलोमीटर। जैसे कि वेस्टर्न साइड में, हम हिमाचल प्रदेश साइड में जाइएगा तो लद्दाख,
जम्मू कश्मीर, इसमें आपका डिस्प्यूट कहाँ कहाँ है? अक्साई चीन पे है। किस पे है? अक्साई चीन। ये आपको चार्ट याद करना पड़ेगा। देप्सांग मैप बनाना पड़ेगा, देप्सांग वैली कहाँ है। पैंगोंग त्सो, अगर 3 इडियट फिल्म देखी है तो यहाँ पर शूटिंग हुई है। उसके आगे से एक ट्रैकिंग रूट है जो गलवान और एक देमचौक। ये एरिया वेस्टर्न का हमेशा न्यूज में आता रहता है, ये आपको याद रहना चाहिए। ये मैप में भी देखना होगा, मैप भी बनाना होगा। मिडिल में हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड आता है, यहाँ पर बाराहोती ये एरिया, कौरिक, शिपकिला पास, ये 3 एरिया है, बाराहोती, कौरिक एंड शिपकिला। और ईस्टर्न मतलब कि सिक्किम के पास। तो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में हम लोग जाते हैं तो तवांग यांगसे, आसाफिला, लोंगजू, फिस्टल सेक्टर और ट्राई जंक्शन, है ना, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ये 3 पार्ट में हम लोग भारत नेपाल, भारत चाइना के बीच का डिस्प्यूट को देखेंगे। डिस्प्यूट क्यों हुआ? ब्रिटिश इंडिया नेवर कंक्लूडेड ए सिंगल म्यूचुअली एक्सेप्टेड बाउंड्री एग्रीमेंट। ब्रिटिश इंडिया ने कभी भी म्यूचुअल आपस में बात नहीं किया। वेस्टर्न सेक्टर में यहाँ पर है डिफरेंट ब्रिटिश मैप्स प्रपोज डिफरेंट बाउंड्रीज। ब्रिटिश मैप अलग अलग बाउंड्री बना दिया। एक बोला जॉनसन लाइन, और जॉनसन अर्धक लाइन जो है वो अक्साई चीन को जम्मू कश्मीर के अंदर डाल दिया। वो बोलते कि नहीं, अक्साई चीन तो हमारा पार्ट है। मैकार्टनी मैकडोनल्ड लाइन है, उसने अक्साई चीन को चाइनीज साइड में डाल दिया। तो हमारे ही ब्रिटिशर्स इंडिया के द्वारा बनाए हुए 2 जो मैप है, दोनों मैप अलग है। एक में इंडिया में डाल दिया, एक में जो है चाइना में डाल दिया। तो स्वाभाविक है, झगड़ा होना ही है। जब चाइना ने तिब्बत पर कंट्रोल किया तो चाइना ने G219 हाईवे बना दिया, G219, उसी जगह पर अक्साई चीन में, चाइना साइड में 1950 में, और जिनजियांग प्रोविंस को तिब्बत से जोड़ दिया। क्योंकि उसको एक मौका मिल गया कि मैकार्टनी ने क्या बोला कि भाई चाइना साइड में, तो उसने मैप बना दिया G219। मैकमोहन लाइन ड्रॉ किया गया था 1914 में शिमला कन्वेंशन में, ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत को। इस मैकमोहन लाइन पे ही डिस्प्यूट करता है चाइना। इंडिया मानता है कि ये हमारा लीगल बाउंड्री है, और चाइना बोलता है कि भाई तिब्बत उस समय इंडिपेंडेंट था, वो कमजोर था, डिसीजन मेकिंग के कैपेसिटी में नहीं था, तो डिड नॉट पोजेस इंडिपेंडेंट ट्रीटी मेकिंग अथॉरिटी। चाइना बोलता है शिमला कन्वेंशन मैकमोहन लाइन को हम नहीं मानते। अब बाउंड्री वाज ए प्रोडक्ट ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। ब्रिटिश ने जो अपना जबरदस्ती किया उसके कारण बाउंड्री आ गया, वो तो मेरे चाइना में आता है। अब ये झगड़ा तो होना था, और यही कारण हुआ कि 1962 में इंडो चाइना वार हो गया। दिस वाज द मेन रीजन। चाइना रिटेन्ड अक्साई चीन। चाइना अभी भी मैप में हम दिखाते हैं, लेकिन अक्साई चीन को वर्चुअली वो रिटेन कर लिया है। बट विड्रू नॉर्थ ऑफ मैकमोहन लाइन, लेकिन कुछ चीजों को छोड़ भी दिया। ये अक्साई चीन इज द बोन ऑफ कंटेंशन। ये करीब करीब 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है। और चाइना इसको एडमिनिस्टर करता है, बट क्लेम्ड इंडिया एज ए पार्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ, इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय चाइना बट क्लेम्ड बाय इंडिया। लेकिन इंडिया क्या क्लेम करता है कि भाई ये हमारा लद्दाख का पार्ट है। व्हाई इट मैटर्स टू चाइना? चाइना के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? G219 हाईवे, ये याद रखिएगा इस हाईवे को, प्रोवाइड्स ए स्ट्रेटेजिक लैंड connection between Tibet and Xinjiang. The region creates a strategic depth of China's western frontier. This region creates a strategic depth for China's western frontier. It lies near the sensitive Karakoram region. ये रीजन जो है ये आपका चाइना का वेस्टर्न फ्रंटियर है, और काराकोरम रीजन जो चाइना पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसको CPEC कहते हैं, इस जगह पर है। तो हमारे लिए क्या है कि चाइना और पाकिस्तान के बीच का एक
रास्ता जो है वो हमारे एरिया के बगल से गुजर रहा है या हमारे एरिया से गुजर रहा है, इस कारण हमें प्रॉब्लम है। इंडिया मेंटेन्स दैट अक्साई चीन फॉर्म पार्ट ऑफ द फॉर्मल प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के राजा हरि सिंह के समय से ही अक्साई चीन हमारा था। इंडिया ऑल्सो ऑब्जेक्टेड कि चाइना पाकिस्तान बाउंड्री एग्रीमेंट, कि चाइना और पाकिस्तान मिलकर अक्साई चीन को आपस में बांट लिया है। इस एग्रीमेंट में पाकिस्तान ट्रांसफर्ड करीब 5180 स्क्वायर किलोमीटर इन दी शक्शाम वैली, याद कीजिएगा, टू चाइना। चाइना ने शक्शांग वैली का कुछ पोर्शन 5180 स्क्वायर किलोमीटर दे दिया चाइना को, ताकि वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC बना ले। दीपशांग जो है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लोज है दौलत बेग ओल्डी एयर स्ट्रिप। यहाँ पर आर्मी हमारी जो है वो इसी जगह पर आके अपना प्लेन उतारती है। दौलत बेग ओल्डी, एक ओल्ड मैन था, दौलत बेग नाम था। ब्रिटिशर्स लोग उसी को अपना मैप खींचने के लिए रखे थे। वो बूढ़ा आदमी जा के मैप खींचता रहता था। ब्रिटिशर्स ने उसको रिस्पेक्ट देते हुए उस जगह का नाम ही दौलत बेग कर दिया। तो दौलत बेग ओल्ड आदमी, ओल्डी, उसका एयर स्ट्रिप है। वहीं पर काराकोरम पास है और यहाँ पर पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं। जिस पेट्रोलिंग पॉइंट्स में आपस में झगड़ा होता रहता है, PP10, 11, 11A, 12 और 13। चाइना जो है वहाँ पर वाई जंक्शन है, उसी जगह पर दीपशांग में। डिप्लॉयमेंट नियर द वाई जंक्शन हैड ऑब्स्ट्रक्टेड रिस्ट्रिक्टेड इंडियन पेट्रोलिंग। और 2020 में यही क्राइसिस हो गया, वाई जंक्शन को चाइना ने रोक दिया। और कभी भारत वाले पेट्रोलिंग करते थे इस एरिया में, कभी चाइना वाला करते थे। चाइना ने उसको रोक दिया, झगड़ा तो होना ही था। तो ये एरिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस एरिया में दारबुक शायोक दौलत बेग ओल्डी रोड है, जो आर्मी का पेट्रोलिंग रोड है। काराकोरम का पास है और सियाचिन ग्लेशियर जाने का ये रास्ता है। इसीलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। UPSC में कभी पूछता है कि सियाचिन का ट्राईलैटरल है इस एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई इंडिया स्पेंड सो मच, ये कभी हम लोग देख लेंगे इसको सियाचिन के ऊपर में। अंडर द एग्रीमेंट 21 अक्टूबर 2024 को पेट्रोलिंग अरेंजमेंट डिप्सांग और डेमचौक में शुरू हुआ। अजीत डोभाल गए थे, जो बात की है। ये आपका पैंगोंग त्सो जो लेक है, जो 3 इडियट में आपको इस लेक के बारे में जिक्र होता है, पैंगोंग त्सो। तो पैंगोंग त्सो जो है हाई एल्टीट्यूड लेक है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम लद्दाख इनटू तिब्बत। पैंगोंग त्सो लेक आपने 3 इडियट मूवी में देखा होगा कि लास्ट सीन में किसी लेक का सीन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेक, ये लेक जो है भारत और चाइना के बॉर्डर पे है। माउंटेन स्पर्स ऑन इट्स नॉर्दर्न बैंक आर डिस्क्राइब्ड एज फिंगर्स। क्या होता है, लेक इस तरीके से है, माउंटेन इस तरीके से जा रहा है कि फिंगर बनाता है। चलिए 4 फिंगर तक हमारा है, उसके बाद का चाइना का है। लेकिन यहीं पर होता है कि इंडिया कंसीडर्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एट फिंगर 8। हम बोलते हैं कि यहाँ तक नहीं, हमारा यहाँ तक है, फिंगर 8 तक है। और चाइना क्लेम्स दैट फिंगर 4 तक है, यहीं तक आप हो। तो इंडिया हैज लॉस्ट फिंगर 3। अब हम लोग 1, 2, 3 फिंगर खो दिए, क्योंकि वहां पर लड़ाई हो गई। एंड ट्रेडिशनली पेट्रोल टुवर्ड्स फिंगर 8। चाइनीज ट्रूप्स मूव्ड इनटू द डिस्प्यूटेड स्पेस। फिंगर 4 और 8 के बीच में चाइना आया, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया। और ये बात पार्लियामेंट में हमेशा होता रहा कि भाई चाइना ने वहां पर हमारे एरिया में परमानेंट स्ट्रक्चर बना लिया, जो कि नहीं करना है। और इससे क्या है कि कैलाश माउंटेन जाने वाला कैलाश रेंज जो है, उसके रास्ते पर उसने कमांडिंग हाइट डेवलप कर लिया चाइना ने। और बाद में दोनों पर काफ़ी शादी विवाद हुआ। कन्फ्रंटेशन भी अभी भी चल रहा है और अभी भी पोजीशन स्टेलमेट का है कि करीब करीब बीच बचाव का है। एक और एरिया है भारत चाइना में, जो कि गोगरा हॉट स्प्रिंग्स। तो ये जो है आपका PP15 और PP171, ये जब पेट्रोलिंग पॉइंट है। PP माने होता है पेट्रोलिंग पॉइंट। पेट्रोलिंग पॉइंट होता है कि 2 देश के बीच में
जब एक की सेना जाती है पेट्रोलिंग पर, देखता है कि सब ठीक ठाक है कि नहीं, फिर दूसरे देश की सेना अपने उसी पेट्रोलिंग पॉइंट पर आकर देखते हैं कि सब ठीक ठाक है कि नहीं, आपस में एक दूसरे को बताते रहते हैं। तो यहाँ भी प्रॉब्लम है, यहाँ भी आपको डिसएंगेजमेंट मतलब आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। गलवान वैली में तो क्लैश हुआ। यहाँ पर क्लैश बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें है कि किसी भी आर्मी वालों को अपना आर्म्स लेके नहीं जाना पेट्रोलिंग पॉइंट पे, बिना आर्म्स के जाना होगा देखने के लिए। चाइना वालों को भी वही स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है कि उनको भी आर्म्स लेके नहीं आना है। चाइना वाले अपने मुस्टंडे एरिया आदमी को भेज दिए जो 6-6 फीट वाले थे, वो अपना रुके रहे घात लगा के। जब इंडियन वाले पहुंचे तो उन लोग चाइना वाले मिला के खूब इंडियन वालों को धुनाई उनाई कर दिए, उसमें कुछ मर भी गए, बहुतों के हाथ पांव टूट गए। तो मामला बड़ा पार्लियामेंट में गरमाया था। तो गलवान वैली लाइज इन नॉर्थ ईस्टर्न लद्दाख, लद्दाख का ईस्टर्न पार्ट में। हमेशा मैप अगर आप नहीं बनाइएगा तो आपका कंसेप्ट प्रॉब्लम हो जाएगा। गलवान वैली, गलवान रिवर फ्लोज वेस्टवर्ड, अक्साई चीन से आता है और किस नदी में मिल जाता है? शायोक रिवर में। शायोक रिवर बनाना होगा, ये पूछा हुआ रिवर है। नीलम रिवर, शायोक रिवर, ये सब एग्जाम में पूछ देता है क्वेश्चन, बनाना पड़ेगा। बिना मैप बनाए तो कोई उपाय ही नहीं है। तो वैली इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट बिकॉज इट ओवरलुक अप्रोच ऑफ द डाबरुक शायोक दौलत बेग ओल्डी रोड। द रोड ग्रेटली इंप्रूव्ड इंडिया एबिलिटी टू सप्लाई फोर्सेज नॉर्थ लद्दाख। ये रोड हमारे लिए बहुत जरूरी है। कौन सा? डाबरुक शायोक दौलत बेग ओल्डी रोड। ये आपको 2020 की लड़ाई तो आपने समझ ही लिया क्या हुआ था। लार्ज नंबर ऑफ चाइनीज ट्रूप्स असेंबल हो गया और यहाँ पर पहुँच के और बहुत जगह पर हमारे साथ फेस ऑफ माने आपस में मुक्का मुक्की किया, गुस्सा उस्सा मारा। पेंगोंग शो में, गलवान वैली में, गोगरा हॉट स्प्रिंग में, डेप्सांग में और डेमचौक में। इंडिया बोला कि भाई आप हमारी बाउंड्री को चेंज करने की बात कर रहे हो। चाइना बोलता है कि आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हो इस रोड पे जाने का, वो कंस्ट्रक्शन बंद करो। और आपस में बातचीत हो रही है। 15 जून को फिर से हुआ इसी एरिया पर, यही लड़ाई हुई। इतना लिखना नहीं है आपको, एक बेसिकली मैप वर्क के लिए हम इतना काम दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप मैप नहीं बनाइएगा तो ये सब लिखने से भी आपको फायदा नहीं है। यू हैव टू सी द मैप और दिखा देना है कि मैप में ये एरिया कॉन्टेंशियस एरिया है। इंडिया का अकाउंट, चाइना का अकाउंट तो समझ में आ जाएगा। प्रेजेंट पोजीशन क्या है। अब आते हैं हम लोग ईस्टर्न सेक्टर में। अरुणाचल प्रदेश और तवांग में भी चाइना हमारे साथ बोलता है कि ये एरिया जो है ये करीब करीब हमारा मैक्सिमम पोर्शन है, तवांग और अरुणाचल प्रदेश। आप इंडिया का मैप देखिएगा, मैप में अरुणाचल प्रदेश लगता है कि ऐसे करके ऐसे आ रहा है, ऐसे मैप जा रहा है, ऐसे निकल रहा है इंडिया, ये जा रहा है अरुणाचल प्रदेश, इसके ऊपर से दिखेगा। तो बोलता है कि ज्योग्राफिकली आप देखो, लगता है कि ये मेरा ही एरिया है, क्योंकि हम उस समय कमजोर थे, ब्रिटिश इंडिया ने इसको अक्वायर कर लिया। और बोलता है हम लोग पहले इसका नाम रखे थे नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर असम, NEFA, नेफा। बाद में नाम रखा अरुणाचल प्रदेश, इंडियनाइज नाम किया। वो बोलता है कि भूटान इसका ये पार्ट है और लगभग अब भूटान इज द टेल ऑफ द तिब्बत। भूटान, टान मीन्स तिब्बत, तो तिब्बत का टेल है, मतलब ये भी हमारा एरिया है। लेकिन भूटान इस पर अपना लड़ाई लड़ रहा है कि नहीं हम तो इंडिपेंडेंट है। सिक्किम तो इंडिया के साथ मिल गया, बीच में एक वैली है, और इधर आपको अरुणाचल प्रदेश। इस पर चाइना अपना क्लेम करता है। 90,000, अक्साई चीन कितना था? 38,000 स्क्वायर किलोमीटर। ये कितना है? 90,000 स्क्वायर किलोमीटर। जो ईस्टर्न पार्ट है मोस्ट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। चाइना बोलता है कि ये साउथ तिब्बत है, जंगन है साउथ। इसका नाम क्या बोलता है चाइना? क्या चाइना अपने मैप में दिखाता भी है कि मेरा एरिया है, तो जंगन है। इंडिया रिजेक्ट्स क्लेम, बोलता है कि भाई हमारा तो शुरू से ही पार्ट है अरुणाचल प्रदेश। तो तवांग खासकर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तवांग का मैप बनाना होगा। तवांग में एक मोनास्ट्री है,
और इस मोनास्ट्री में बौद्धिस्ट मोनास्ट्री है, दलाई लामा यहाँ जब जाते हैं तो चाइना पूरा का पूरा उसका कान खड़ा हो जाता है। तो तवांग जो है वो मैकमोहन लाइन के अगल बगल में है और यहाँ पर बुद्धिस्ट कनेक्शन है। तो तवांग मोनास्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट है और दलाई लामा जब वहाँ जाते हैं वो तवांग में ही बॉर्न हुए हैं और दलाई लामा को चाइनीज नहीं बोलता कि बौद्धिस्ट लामा है, ये बोलता हाँ नहीं ये नहीं ओरिजिनल है, ओरिजिनल कोई और है। बुद्धिज्म में होता क्या है कि एक लामा के मरने के बाद कुछ सिंबल्स दे देते हैं, उस सिंबल के आधार पे कुछ बौद्धिस्ट मॉन्क जाते हैं और जा के घूमते हैं और उस सिंबल के आधार पर घूमते घूमते किसी महिला के पास पहुंचते हैं और उसके घर के सामने में जाके कहते हैं कि यहाँ मेरे लामा का जन्म होने वाला है। वो महिला का बच्चा जन्म होता है, उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई इसको दे दीजिए, हम इसको एजुकेशन देंगे, ये हमारे लामा है, ये हमारे गुरु हैं, ये हमारे भगवान हैं, हम ले जाते हैं इनको अपने मोनास्ट्री में और नॉर्मली चले भी जाते हैं वो लोग। इस तरीके से बोलता कि तवांग में ही जन्म हुआ था दलाई लामा का। चाइना बोलता है कि भाई इसको हम नहीं मानते हैं। हिस्टोरिकल रिलीजियस लिंक कि तवांग हमारा तिब्बत का पार्ट है। इंडिया रिस्पॉन्ड करता है कल्चरल एंड एक्लेसियस्टियल इन्फ्लुएंस चाइना के सॉवरेनिटी पे। इसीलिए यहाँ पर जो है दलाई लामा के सक्सेशन को लेकर चाइना जो है एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि दलाई लामा एक्चुअल नहीं है। हमारा वो जो हमारे मेथड से दलाई लामा का जन्म चाइना के पेकिंग के आसपास में हुआ था, ये वाले दलाई लामा ओरिजिनल नहीं है, जिसको हम लोग मानते हैं या बुद्धिस्ट मानते हैं। तो तवांग जो है एक बड़ा कॉन्टेंशियस इशू बना हुआ है क्योंकि ये चाइना इसको अपना मानता है। ये ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। तवांग जो है तिब्बत प्लेट्यू का है। यहाँ पर ला माने होता है पास, दो पहाड़ को जोड़ने वाले को पास कहते हैं, बुमला और शेला। चाइना ने यहाँ पर अपनी आर्मी भेज दी थी, करीब करीब एक्वायर कर लिया था तवांग एरिया को, और लेकिन बाद में फिर वापस चला गया। फॉर व्हाट एवर रीजन दे हैड गॉन बैक 1962 में। तो 2005 में इसको हम लोगों ने सेटल्ड पॉपुलेशन प्रिंसिपल के अंतर्गत में बात किया कि पॉलिटिकल पैरामीटर स्टेटेड दैट पार्टी शुड सेफगार्ड द इंटरेस्ट सेटल्ड पॉपुलेशन, जो जहां पर है उसको रह के मामले को शांत करो। अभी तक यही चल रहा है। यांगसे तवांग क्लैश हुआ 2022 में। जो है ये पीपुल, ये जो PLA जो है अप्रोच द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यांगसे एरिया, और यहाँ पर जो घूमी यात्स्यो चुमी यात्स्ये वाटरफॉल के पास आपस में यहाँ भी एक लड़ाई हुई। फिर मीटिंग हुआ, फिर जाके मामला को शांत किया गया। अभी तवांग में यही प्रॉब्लम है। अब मिडिल सेक्टर में कुछ एरिया देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में भी है। यहाँ पर बढ़ावती, कुरुकिल, शिपकिला, पुलम और ये एरिया जो है पिथौरागढ़ के आसपास में, यहाँ भी आपका प्रॉब्लम चाइना होता रहता। ट्राइलैटरल जंक्शन है भारत, नेपाल और चाइना का। उस जगह को कहते हैं काला पानी। हम अभी क्या कर रहे हैं कि भारत और नेपाल के बीच में रिवर का क्या डिस्प्यूट है, अब भारत और चाइना के बीच में ओवरऑल क्या डिस्प्यूट है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मैप वर्क देखना होगा, इसके लिए पूरा मैप का ही काम है। सिक्किम के पास में ये डोकलाम ट्राइलैटरल जंक्शन है, देखना होगा। जलपाईगुड़ी से आगे जाएंगे, उत्तर के साइड में डोकलाम ट्राइलैटरल जंक्शन है। चाइना बोलता है कि सिक्किम हमारा पार्ट है। सिक्किम तो भारत के साथ जुड़ गया 1975 में। भारत चाइना, इंडिया चाइना बाउंड्री इन सिक्किम सेक्टर इज कंपैरेटिवली बेटर डिफाइंड। हालांकि 1890 में चाइना और सिक्किम का बाउंड्री करीब करीब डिफाइंड है, ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये इंडिया चाइना भूटान का ट्राइलैटरल जंक्शन जो है, जो डोकलाम है, वहां पर प्रॉब्लम होता रहता है। तो डोकलाम आपको मार्क करना पड़ेगा। चुम्बी वैली एंड डोकलाम, वहां पर एक वैली है, उसका नाम है चुम्बी, इधर डोकलाम। 2017 में आपस में लड़ाइयाँ हुई। काफी दिन तक इंडिया की पोजीशन वहां पर बनी रही, चाइना भी वहां पर दबा रहा। और बाद में भूटान ने बोला कि भाई कंसल्टेशन करो, क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो चिकन स्नेक है वही इंडिया का ब्लॉक हो जाएगा। तो जाके किसी तरीके से मामला को सॉल्व किया गया। तो लाइन ऑफ कंट्रोल में जो है प्रॉब्लम है, क्योंकि ब्रिटिश
इंडिया के टाइम में जो लाइन डिफाइन नहीं हुआ, चाइना बोल रहा है कि हमें दबाया गया, और इस कारण प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। बहुत बार मीटिंग हुआ, लेकिन अभी भी मीटिंग चल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम चल रहा है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये चूंकि न्यूज में हमेशा आता रहता है, हर समय न्यूज में सब जगह का नाम आता रहता है। जब न्यूज में जगह का नाम आता रहेगा तो आपको ज्योग्राफी से जोड़ के यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछता रहेगा, बीपीएससी क्वेश्चन भी पूछता रहेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन भी आता रहेगा। तो आपका काम क्या है? अभी जो 2 क्वेश्चन मैं दिया हूँ, भारत नेपाल वाटर डिस्प्यूट, रिवर वाटर डिस्प्यूट, और दूसरा भारत और चाइना का जो डिस्प्यूट है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट सैलिएंट पॉइंट्स है। तो ये जो है आपका इंडिया का स्टैंड, पढ़िएगा, बहुत आसान है, कंक्लूजन हो जाएगा। दिस वे दिस चैप्टर विल बी ओवर। तो आपको ये 2 क्वेश्चन विथ मैप वर्क करना होगा। कल का टेस्ट आपका क्या होगा? यही 2 क्वेश्चन आप अपने हिसाब से एक टेस्ट को लगा लीजिएगा अपने घर में। करीब 1.5-2 घंटा का टाइम भी लगेगा आपको। पीटी का भी क्वेश्चन मिलेगा यहाँ से, मेंस के भी क्वेश्चन मिलेंगे, और ये क्वेश्चन आप लगाइएगा तो आपको दिखेगा कि एक कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। पहला कंसेप्ट, भारत और नेपाल में क्या होगा ज़्यादातर कि भारत और नेपाल में आपको बिहार, उत्तर प्रदेश की नदियां जो हैं, उन नदियों के बारे में आपको आइडिया लगेगा कि कौन सी नदी आ रही है, सरयू नदी या घाघरा नदी या पंचेश्वर हो गया। ये जो नदियां हैं, ये नदियां कैसे भारत में आती हैं, या नारायणी, गंडक नदी या सप्तकोशी, इसके बारे में आपको पूरा मैप वर्क हो जाएगा। अब भारत और चाइना के बीच में पूरा बाउंड्री है, करीब 3500 किलोमीटर की बाउंड्री है। तो पूरे बाउंड्री के बारे में आपको क्लियर होगा कि कौन सी जगह पर क्या प्रॉब्लम है। तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप मैप वर्क कीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। उम्मीद कीजिए कि एक क्वेश्चन यहाँ से आपके लिए इंतजार कर रहा है, एक क्वेश्चन आएगा, मे बी कि मेंस में भी एक क्वेश्चन आ जाए। तो हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि डायनेमिक पेपर जो है, डायनेमिक पेपर से, क्योंकि क्वेश्चन जब वहाँ से आता है, वो स्टूडेंट लोग ज़्यादा पढ़े नहीं रहते हैं, वहाँ से क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। 50% क्वेश्चन यहाँ से आता है, 50% स्टैटिक का होता है। तो ये लगता है कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, लेकिन होता कहाँ से? व्यूज और न्यूज, समाचार पर विचार करता हुआ क्वेश्चन घुसता कहाँ है? सब्जेक्ट में। तो ये आपको कल लिखना होगा 2 क्वेश्चन, ठीक है ना, और इसके साथ रिलेटेड ये, जैसे आज आपने टेस्ट लगाया है, तो टेस्ट में जो है क्या टेस्ट था आपका? बढ़ जाइए। प्राइजेज के बारे में। तो आपको, हमें पता है कि आपको पूरा नाम एक बार में याद नहीं हुआ होगा, सही बात है, हम जानते हैं, लेकिन छोड़ देंगे तो कभी नहीं याद होगा, सही बात है। तो छोड़ना भी नहीं है, टेस्ट लगाना है। लेकिन एक बात है कि टेस्ट लगाने के बाद, अब आप पहली बार में भी हम प्राइजेज एक बार किए थे, लेकिन हम उस समय ज़्यादा आप पर प्रेशर नहीं डाले थे। अभी हमने क्या किया? टेस्ट लगवा लिया। अब टेस्ट लगाने के बाद हमें पक्का पता है कि तीसरी बार जब आप पढ़िएगा तो करीब 80% नाम आपको याद हो जाएगा, नहीं, और एग्जाम के टाइम में फिर पढ़िएगा तो आपको पूरा याद रह जाएगा। तो यही तरीका है कि आप जब तक टेस्ट नहीं लगाइएगा तब तक वो काम 40-50% पे ही रुका रहेगा, सही बात है। हम हमेशा बोलते हैं कि इट इज द 360 डिग्री एनालिसिस। पढ़ाई हमेशा 360 डिग्री का गेम है, एक सर्किल है। 90% टीचर का काम है, 90 नहीं, ऐसे सॉरी 90 ऐसे नहीं होगा, ऐसे है 90% टीचर ने काम कर दिया, ठीक है, ठीक। 90% आपको किताब में पढ़ लिया आपने, ठीक। 90% ये आपने टेस्ट लगा लिया, और ये 90% रिवीजन। तो ये आपका हो गया टीचर। टीचर ने कैसे आपको मोटिवेट किया, पढ़ाया या मटेरियल दिया, यही करेगा टीचर ना, पढ़ा देगा, समझा देगा, मोटिवेट करेगा और मटेरियल दे देगा, यही काम है टीचर का। ये आपका हो गया स्टडी, ये तो आपका काम है ना,
स्टूडेंट। टीचर का काम है यहाँ पर, यहाँ हमने मटेरियल दिया, टीचर ने मटेरियल दे दिया। स्टूडेंट का काम कि हाँ टीचर ने टेस्ट लगा दिया, टेस्ट पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, और टीचर ने अच्छा टेस्ट नहीं बनाया तो दिक्कत होगा। तो टीचर ने टेस्ट दिया, स्टूडेंट का काम है एग्जाम देना, और ये काम तो बिल्कुल आप ही का है, रिवीजन लास्ट लेग। ये जब पूरा साइकिल पूरा नहीं कीजिएगा तब तक एग्जाम निकलना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्राइजेज का मैंने आपको पढ़ा दिया, आपने टेस्ट दे दिया, आपने मटेरियल पढ़ लिया, अब रिवीजन का टाइम एक बचा हुआ है, वो आप कर लीजिएगा तो आपका पूरा हो जाएगा। कभी भी टेस्ट छोड़ना नहीं है। टेस्ट छोड़ने का मतलब है कि फिर आपको वही बहाना होगा, आज तो पढ़ाई हुआ ही नहीं, आज तो मन लगा ही नहीं। डेली टेस्ट देने के साथ अपने को जोड़ना पड़ेगा, और इससे आपको कभी बहाना भी नहीं करना है, टेस्ट तो देना ही देना है, ठीक है ना। ओके।